A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 11, the measures of the central tendency, in which we have to discuss what is the arithmetic mean, and we have discussed the different kind of methods as well as different series, in which we have the individual series, discrete series and the continuous series, as well as we have discussed the three methods of each of them, like the direct method, shortcut or the assumed mean method, as well as step deviation method. Okay, so in today's class we are going to study the combined arithmetic mean. Okay, combined arithmetic mean. So if the arithmetic mean of two or more series is known, combined mean of all the series can be calculated. ये कह रहा है कि अगर हमें arithmetic mean टू और more than टू सीरीज का हमें पता है arithmetic mean, जैसे हम लोग different arithmetic mean है, तो हमें अगर दो और दो से ज़्यादा का arithmetic mean पता है, so combined mean of all the series can be calculated. तो combined mean सारे सीरीज का, जैसे 1, 2, 3, 4, तो हम इन सारे चारों का अर्थमेटिक मीन का एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला इन केस ऑफ टू पार्ट्स ऑफ अ सीरीज, कि अगर टू पार्ट है किसी भी सीरीज का, टू अर्थमेटिक मीन दिया है, तो हम ये फॉर्मूला उसका यूज कर सकते हैं. क्या है इसका फॉर्मूला? x 1 2 इज इक्वल टू x1 n1 plus 2 n2 upon n1 plus n2 in case of two parts of a series. Two parts of a series. ठीक है, टू पार्ट्स अगर सीरीज का दिया है, तो इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला. दैट इज अगर अर्थमेटिक मीन हमें दिया है, एंड तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे x बार 1 2 क्या है आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का. x1 क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 ऑफ अ सीरीज. x2 क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 2 सीरीज. n1 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स इन दी पार्ट 1 सीरीज. n2 यहाँ क्या है? नंबर ऑफ आइटम इन पार्ट 2 ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो अगर दो दिया होगा, टू अर्थमेटिक मीन दिया होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला. अगर इससे ज्यादा दिया होगा तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 टिल n, हम यहाँ पे करेंगे यही चीज सेम करेंगे. x1 प्लस x2, x1 n1 प्लस n2 प्लस 3 n3 प्लस टिल x बार n minus n3, sorry n, it will be n. Okay, the 10 till n1 plus n2 plus n3 plus n. ठीक है, अगर दो पार्ट दिया होगा सीरीज में, तब हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे. ठीक है, जब दो दिया होगा तब हम ये यूज करेंगे. जब दो से ज्यादा दिया होगा तब हम लोग क्या है, इसी में और ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, 80 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th, 80 स्टूडेंट
of section A of class 11 obtained क्या किया है? obtained 40 marks, 40 mean marks in statistics. 40 student of section B of class 11th obtained 50 mean marks in statistics. Find out mean marks in statistics for class 11th as a whole. जब हमको पूरे 11th as a whole का निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें आपका N1 क्या हो गया? आपका N1 हो गया आपका 80. ठीक है, X1 आपका क्या हो गया? 40. ओके, देन N2 आपका क्या हो गया? 40. एंड देन X2 क्या हो गया आपका? 50. ठीक है, आपको पता चल गया. अब आप इसको क्या करिए? फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए. क्या फॉर्मूला था? X1 x बार 1 N1 प्लस x बार 2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू रखिए. पहला क्या है? x बार आपका 40 इंटू 80 प्लस 50 इंटू 40 अपॉन N1 प्लस N2 80 प्लस 40. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 3200 2000. ओके, ये प्लस करने पे क्या आएगा आपका? 120. ठीक है, देन अब इसको सम करिए. ठीक है, अब आपका क्या आ गया? 1 इक्वल टू, कटेगा नहीं, 43.3. तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपका क्या हो गया? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इतनी वैल्यू आ गई. चलिए, एक नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जब कोई भी मिसिंग साइज और फ्रीक्वेंसी क्या है? मिस्ड है. तो जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, इन दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50 इज नॉट नोन. जो हमें फ्रीक्वेंसी है 40 से 50 के बीच में, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है. एंड अगर आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 50 दी हुई है, सो यू हैव टू कैलकुलेट दी दैट फ्रीक्वेंसी. आपको वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. तो इसमें आपके पास क्या है? वेजेस, एंड नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वर्कर्स. पहली फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ठीक है, ओके. 5 3 4 आपकी ये मिसिंग है, यही आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. देन 2 6 30. ठीक है, ये हो गया. अब आपको सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये दिया है कंटिन्यूअस सीरीज. अब हमको इसको क्या करना है? मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है. ठीक है, मिड वैल्यू 30, 10 plus 20, 30 upon 2 is 15, 50 upon 2 is 25, 70, 35, 45, 55, 65 and the 75. हो गया. अब हम क्या करेंगे? हमें इसको ये वाले कैलकुलेट करना है. अब हम निकालेंगे. आपका m पता चल गया, ये आपके पास f है, तो हम क्या निकालते हैं? FM निकालते हैं. ठीक है,
देन 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, 35 4 जा 140। ये आपका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको आप कुछ मान लीजिए, f ले लीजिए या x ले लीजिए, y ले लीजिए, आपके ऊपर है, x ले लेते हैं या f ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 45f, देन 110, 390 एंड 975। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, समेशन एफ एम। तो इसको छोड़ के आप क्या करिए, ये सारे को सम कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये सारा आप सम कर लीजिए। तो क्या आएगा आपका 1765 प्लस आप क्या करेंगे 45f, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको ऐसे सम कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है x बार समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अब इसको आप सम कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, इसको सम करेंगे 33, ये वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एफ मान, क्योंकि एफ ही की वैल्यू पता होती तो ये हमको टोटल पता चल जाता, बट हम एफ डायरेक्ट इसके साथ नहीं लिख सकते क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देन वी हैव टू राइट लाइक दिस 33 प्लस एफ। एक्स अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी आपके पास 50, विच इज इक्वल टू 1765 प्लस 45f अपॉन क्या वैल्यू है 33 प्लस f। अब आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा आपका, इसको कर लीजिएगा 33 इंटू 5, 5 3 जा 15, 165 ये 0 लग जाएगा, प्लस 50f विच इज इक्वल टू 1765 प्लस 45f, ठीक है। अब एक और इसको लेकर आइए, एक और इसको लेकर आइए, तो क्या बचेगा आपके पास 50f माइनस 45f, 1765 माइनस 1650, ये आपका हो गया 5f, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 511, देन f इक्वल टू 115 अपॉन 5। तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई, f इक्वल टू 5 2 जा 10 23, आपकी f की वैल्यू क्या हो गई 23, ठीक है। समझ में आया कि आपको फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, अब आप यहाँ पे जान सकते हो, यहाँ पे क्या होगा 23, यही इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट है आपका कि इफ मीन ऑफ द सीरीज इज गिवन, अगर मीन जो है सीरीज की गिवन है बट सम वैल्यू इज मिसिंग, कोई कुछ वैल्यूज क्या है उसमें मिसिंग है, द मिसिंग वैल्यू में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका क्या है मिसिंग वैल्यू, इसमें क्या है मिसिंग वैल्यू का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn अपॉन n, n मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, सपोज द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 60। अगर आपकी मीन दिया है, x बार आपका दिया है 60, n दिया है आपके पास 5 और 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 4 वैल्यूज आपके पास है 10, 25, 30 एंड 35। फाइंड द मिसिंग ऑफ द सीरीज। अब इसमें क्या है 5 सारे हमने 5 क्या है 5 आइटम्स लिए हैं, बट वैल्यूज कितने की दी है, बस 4 की ही वैल्यूज दी है। अब ये कह रहा है कि जो 5th वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सेम हम इस फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ले लेते हैं हम x बार, आपको पता है कितना है, मीन आपका अर्थमेटिक मीन 60 दिया है, इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 30
प्लस 35 और आपको क्या नहीं दिया है, x5 नहीं दिया, तो x5 ले लीजिए अपॉन एंड आपके पास है 5। अरे ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब इसको सम कर दीजिए, ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है, अभी करते हैं, 35 प्लस 30, 25 एंड 10, 5 5 1 3 6 7 8 9 10, 100 आ गया आपका, 100 प्लस x5, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 60 इंटू 5 कर दिया और इधर सारा प्लस करके प्लस x5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 300 माइनस इधर आएगा ये 100 इक्वल टू x5। ठीक है, x5, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, 200 x। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो ये आप इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 300 अपॉन 5, देखिए कैसे करेंगे। अगर हमको इसको क्रॉस चेक करना है तो आपके पास 4 वैल्यू दी थी, 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस अभी हमने 5th वैल्यू निकाली 200 अपॉन 5। इन सारे का सम कितना आया था, 100 आया था, 100 प्लस 200 अपॉन 5, 300 अपॉन 5, 5 6 30, देन x बार इक्वल टू 60। यही सेम आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी सारी वैल्यूज को, ठीक है। ये हो गया आपका। ऐसी क्या है, आपके सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज इज गिवन देयर, आप क्या कर सकते हो, उसको क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट है अब आपका मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका क्या करना है हमको को, हम लोग को वेटेड अर्थमेटिक मीन। अभी हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक mean. Okay, so we have so far studied simple arithmetic mean in which all item of a series are given equal importance, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा कि जिसमें जितने भी सारे क्या है आपके आइटम है सीरीज में, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन है। सो बट समटाइम्स वी नीड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सम ऑफ द आइटम एंड लेस इम्पॉर्टेंट टू अदर आइटम्स। बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ आइटम्स को हमें देना पड़ता है और कुछ आइटम्स को हमें लेस इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। सो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असाइन वेट टू वेरियस आइटम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। समटाइम हमें क्या करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट हो जाना होता है कि हम वेट को असाइन करें टू दी वेरियस आइटम, सारे जो भी वेरियस आइटम है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, व्हेन यू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, जब हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 कमोडिटीज, क्या है, 2 कमोडिटीज है, मैंगोज एंड द पोटैटोज। 2 तरह के आपके पास कमोडिटीज हैं। सो यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ द मैंगोज एंड द प्राइस ऑफ द पोटैटोज। अगर आपको क्या है, इंटरेस्ट है आपको कि एवरेज प्राइस निकालना है मैंगो का और एवरेज प्राइस निकालना है आपको पोटैटो का। सो अर्थमेटिक मीन हम क्या लेंगे, दोनों का अगर निकालना होगा तो P1 प्राइस ऑफ द मैंगो एंड द प्राइस ऑफ द पोटैटो विच इज डिवाइडेड बाय 2। सो हाउएवर यू माइट वांट टू गिव सम मोर इंपॉर्टेंस टू द राइज इन प्राइस ऑफ द पोटैटो। बट आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दो, जो प्राइस पोटैटोज की है उस पर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। टू डू दिस यू मे यूज द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। आपको इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको
यूज क्या करना पड़ेगा, मैंगोज की क्वांटिटी को भी अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। Q1 क्या है, मैंगोज की क्वांटिटी है। ओके, सो एंड द क्वांटिटीज ऑफ पोटैटोज एज वेट, और Q2 भी लेना पड़ेगा। ये किसकी है, पोटैटो की क्वांटिटीज है। ओके, नाउ द अरिथमेटिक मीन वेटेड बाय द क्वांटिटीज वुड बी, अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका, Q1 P1 Q2 P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज, P1 क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ द मैंगोज, Q2 यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ द पोटैटोज, एंड द P2 इज प्राइस ऑफ द पोटैटोज डिवाइड बाय द Q1 प्लस Q2, क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज प्लस क्वांटिटी ऑफ द पोटैटोज। ठीक है, सो इन जनरल द वेटेड अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W1 X1 W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस एंड सो ऑन Wn Xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय दी W1 प्लस W2 प्लस W3 which should be equal to the summation of Wx upon summation of W। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे W क्या शो कर रहा है, वेट शो कर रहा है कि कितना उसको वेट दिया गया है। देन जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पे लिया ना, प्राइस लिया और उनकी क्वांटिटी लिया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ, मतलब जितना भी यहाँ पे दिया होगा उसका समेशन Wx। ठीक है, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे वेट 10 दिया है, क्वांटिटी यहाँ पे X1 2 दिया है, प्लस 2 into 8 प्लस 3 into 4 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जैसे 20 2 8 जा 16 3 4 जा 12, इसको सम कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपका है 10 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका समेशन Wx अपॉन समेशन W। ठीक है, इतना समझ में आ गया। Now the next one is then weighted mean is used. Wait a minute. Yes. Then thus weighted mean is used when all the item of the series are not of equal importance. Weighted mean उस टाइम यूज किया जाता है जब सीरीज में जितने भी वैल्यूज और आइटम दिए हैं वो उतने इम्पोर्टेंट ना हो। When assigning weight to different items according to their relative importance is necessary। जब हम किसी का भी वेट असाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट आइटम का, तो उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम उनको क्या करेंगे, वेट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन में और वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस है। दो वेटेड अरिथमेटिक मीन इज एन एवरेज, कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज है, येट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल अरिथमेटिक मीन, स्टिल ये क्या है, ये सिंपल अरिथमेटिक मीन से डिफरेंट है। सो इन द सेंस दैट in the calculation of a simple arithmetic mean all the items of the series given equal importance, बट इसमें क्या है कि इस ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज के अगर हम सिंपल अरिथमेटिक मीन में लेते हैं तो सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक में डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट, डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जो भी सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको उतना वेट दिया जाता है। ओके, सो वेटेड मीन रिलेटेड टू सिंपल अरिथमेटिक मीन, जो वेटेड मीन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन से। वेटेड मीन इज इक्वल टू द सिंपल अरिथमेटिक मीन व्हेन इक्वल वेट आर असाइन्ड टू ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। ओके, कि क्या होता है, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसके इक्वल होता है व्हेन इक्वल वेट आर असाइन्ड, जब इक्वल वेट क्या होता है, असाइन्ड होता है टू ऑल द आइटम्स इन द सीरीज, जितने भी आइटम्स हैं सीरीज में। वेटेड मीन इज ग्रेटर देन द सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है देन द सिंपल अरिथमेटिक मीन व्हेन हायर वेट आर
गिवन टू द लार्जर आइटम, जब हायर वेट दिया जाता है किसी लार्जर आइटम को, एंड स्मॉलर वेट आर गिवन टू द स्मॉलर आइटम, और जब स्मॉलर वेट दिया जाता है किसी स्मॉलर आइटम को इन दी सीरीज में. सो वेटेज मीन इज लेस देन दी सिंपल अर्थमेटिक मीन. जो वेटेज मीन है वो क्या है, लेस देन है सिंपल अर्थमेटिक मीन से. व्हेन स्मॉलर वेट आर असाइन टू अ लार्जर आइटम, जब स्मॉलर वेट क्या है असाइन किया जाएगा किसी भी लार्जर आइटम को, एंड लार्जर आइटम आर गिवन टू द स्मॉलर आइटम, और लार्जर वेट किसको दिया जाएगा, स्मॉलर आइटम को इन दी सीरीज में, जब भी किसी सीरीज में. ओके, सो नेक्स्ट कह रहा है आपका कैलकुलेट दी, एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पे, कैलकुलेट दी वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, फॉलोइंग डेटा का एक हम वेटेड मीन के फॉर्मूला से हम क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट weighted mean of the following data, marks X and W, 100, 200, 300, 400, 500, 600. वेट क्या है यहाँ पे, 2 3 6 7, 2 3 6 7 3 9. अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, WX कैलकुलेट करना है. ठीक है, WX मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. 100 प्लस 2 200, 600, 1200, 2800, 1500, and the last one is 5400. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, समेशन करेंगे. समेशन WX क्या हो जाएगा आपका, सम करिए, 0 0 6 प्लस 2 8 9 10 18 18 9 18 28 प्लस 7 यस 3 हो जाएगा आपका, एंड देन 12,300. इतना आपका हो जाएगा क्या, WX. अब इसको समेशन W करें, इसको सम कर दीजिए. 7 प्लस 3 आपका हो गया 10 19 20 21 22 23 24 25 30. ओके 30. ठीक है, ये आ गया आपका. अब क्या करना है हमें, सिंपल से फॉर्मूला आपको पता है, XW वेटेड मीन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देन समेशन WX अपॉन W. WX कितना है, 12,300 अपॉन 30. इसको करिए, करिए क्या आएगा, ये कट गया, 3 4 12, 410. ओके, ये क्या हो गया आपका, वेटेड अर्थमेटिक. ठीक है, तो क्या क्या आज हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने डिफरेंट टॉपिक को कवर किया है. वेटेड अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया, मीनिंग एंड द कैलकुलेशन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, weighted simple weighted mean related to the simple arithmetic mean. Okay, and the location, finding the missing value, as well as the calculation of arithmetic mean in the case of open end class interval, calculation of the corrected arithmetic mean, okay, and the weighted arithmetic mean in which we have solved the
one of the question, and there are many of the questions are given in your exercise, so you can solve all the questions, as well as if there is any problem or the confusion, so you can ask in your online class. Okay, so from this we have completed the chapter 8, the measure of the central tendency. Now in the next class we will start the measure of the central tendency, in which we have discussed the median and mode. Okay, so it's all about your today's class.